अच्छा, जो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, वो उसी प्रीवियस टॉपिक में से ही सारा एसोसिएटेड है और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सो अब हम लोगों ने कोलेस्टेसिस की बात करनी है। कोलेस्टेसिस में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो बाइल है वो एक्सक्रीट नहीं होगी, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स, बाइल जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलेस्टेसिस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कोलेस्टेसिस है इसकी रीजन एक्स्ट्रा हिपैटिक या इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जो इसको नहीं होने दे रही, या बाइल की जो सिक्रीशंस है उनमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस हो जाएगा। अगर कोलेस्टेसिस होगा तो जो पेशेंट है वो किन सिम्टम्स के पास आपके पास इनिशियली प्रेजेंट करती है। तो एक सिम्टम मैंने आपको पीछे भी बताया, बड़ा ऑब्वियस सिम्टम होता है। नंबर 1 तो यही है कि बाइल नहीं जा रही, तो बिलिरुबिन भी नहीं जाएगा। बिलिरुबिन नहीं जाएगा तो पेशेंट को ज़ाहिर है जॉन्डिस तो होगा ही होगा, ठीक है। जॉन्डिस के अलावा वो कहता है कि पेशेंट को और क्या मसला हो सकता है, तो दूसरी चीज़ जो जॉन्डिस के साथ पेशेंट को होगी वो दूसरी चीज जो जॉन्डिस के साथ होगी, हमने कहा था कि वो क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रूराइटिस, यानी कि बहुत शदीद पेशेंट जो है उसको खारिश शुरू हो जाती है पूरी बॉडी पे और स्पेशली हाथ पांव और पेट के ऊपर। उसके अलावा स्किन के ऊपर कुछ पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, स्किन ज़ेंथोमास बनना शुरू हो जाते हैं बेटे। और स्किन ज़ेंथोमास के साथ साथ ना पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन, चूंकि बाइल जो है वो इंटेस्टाइनल ह्यूमन पे एक्ट करता है, फैट की मोल्सिफिकेशन करता है, उनकी एब्जॉर्प्शन को आसान करता है, तो वो वहां से एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे। इसी तरह वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशनल और वाइटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, इनकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम लोग क्लिनिकली देखेंगे तो इस पेशेंट की बॉडी के अंदर सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज के जो लेवल हैं वो बहुत रेज्ड होंगे। साथ ही साथ वो कहता है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल्स भी एलिविएटेड होंगे। सो कोलेस्टेसिस में बाइल की एक्यूमुलेशन है, सिम्टम में जॉन्डिस, प्रूराइटिस, स्किन ज़ेंथोमा, नैल एब्जॉर्प्शन, विटामिन डेफिशिएंसी, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल ज्यादा हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस पेशेंट की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस किस तरह से होगी। हिपैटोसाइट की मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो वहां पे हमें क्या मिलेगा। वे कहते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी यूजुअली डिपेंड कर रही होती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कि एक तो ये डिजीज़ जो है वो कितना सुवेयर है, इस डिजीज़ को कितना ड्यूरेशन हो गया है, और उसके बाद ये कि इस डिजीज का कॉज क्या है और इसका कोई ट्रीटमेंट प्रीवियसली लिया गया या नहीं लिया गया है। अगर हम लोग कॉमनली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो कॉमनली क्या होगा, कॉमनली वो कहता है ईदर ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। दोनों रीजंस में आपके पास जो बाइल पिगमेंट्स हैं ज़ाहिर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो वो हेपेटिक पैरेन्काइमा में एक्यूमुलेटेड होंगे। तो क्या मिलेगा आपको, बाइल पिगमेंट मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, हिपैटिक पैरेन्काइमा में। तो हिपैटिक पैरेन्काइमा में क्या होगा, बाइल पिगमेंट की एक्यूमुलेशन होगी। दूसरी बात वो जो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से बताता है वो ये कहता है कि जो ग्रीन ब्राउन प्लग्स जो है ना बाइल के, वो इलोंगेटेड से प्लग होंगे बाइल कैनालिक्यूलाई में, ठीक है। सो जो बाइल कैनालिक्यूलाइज हैं उनके अंदर ग्रीन ब्राउन प्लग्स जो हैं, ग्रीन इलोंगेटेड प्लग्स जो हैं बाइल के, वो मिलेंगे। समटाइम्स ये भी होगा कि आपकी ये जो बाइल कैनालिक्यूलाई है ये रप्चर कर जाएगी। सो इस बाइल कैनालिक्यूलाई में इलोंगेटेड ग्रीन से प्लग थे ना बाइल के, तो जब ये रप्चर कर जाएगी तो इसकी रप्चरिंग की वजह से ये जो सारे का सारा बाइल है ये ज़ाहिर है बाहर आ जाएगा। जब ये बाइल बाहर आएगा तो इस बाइल पिगमेंट्स के ऊपर मैक्रोफेजेस जो हैं वो अटैक करेंगी और इस डेब्रिस को क्लियर करने की कोशिश करेंगी एज अ पार्ट ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स। और जो लिवर के मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कफर सेल्स कहते हैं। सो कफर सेल्स इनकी फेगोसाइटोसिस शुरू कर देगी। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या कहा, हमें क्या नजर आएगा वहां पे, एक तो बाइल पिगमेंट और दूसरा कैनालिक्यूलाई के अंदर ग्रीन प्लग बना हुआ होगा बाइल का। समटाइम वो रप्चर होकर अगर बाहर आएगी तो कफर सेल्स मौजूद हो सकते हैं जो इसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटे ये हो सकती है, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, तीसरी चीज वो कहता है ये भी हो सकती है कि इस बाइल के ना ड्रॉपलेट्स बन जाएं ऐसे करके, ठीक है। सो बाइल के क्या बने हुए होंगे, ड्रॉपलेट्स बने हुए होंगे। तो बाइल पिगमेंट के ये जो ड्रॉपलेट्स बने हुए होंगे विद इन हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट्स के अंदर ना ये फॉर्मी फीदरी अपीयरेंस, इस तरह के जब बाइल पिगमेंट्स होंगे तो ये आपको क्या दे रहे होंगे, फॉर्मी फीदरी अपीयरेंस दे रहे होंगे। इस फॉर्मी फीदरी अपीयरेंस की कभी कभी डीजेनरेशन शुरू हो सकती है एज अ पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी, और हम देखेंगे कि वहां पे एपोप्टोटिक चेंजेस भी नजर आ सकते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली कोलेस्टेसिस की क्या मॉर्फोलॉजी होगी, बाइल पिगमेंट्स होंगे कैनालिक्यूलाई के अंदर, वो एक प्लग बने हुए होंगे, या फिर ये बाइल ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं जो फॉर्मी फीदरी अपीयरेंस देंगे। दिस इज इट, ठीक है।
अब इसके साथ साथ वो कहता है कि अब कॉलिस्टेसिस की ना डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 कॉलिस्टेसिस की जो टाइप है, जो मोस्ट कॉमन है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव बाइल डक्ट प्लस असेंडिंग कोलिंजाइटिस। यानी बेटे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर एक तो बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और दूसरा उसमें कोलिंजाइटिस यानी इन्फेक्शन शुरू हो गया। यानी जो बाइल डक्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टेड है, उस ऑब्स्ट्रक्टेड जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है कहीं पे भी, और वो जो जितना भी डेब्रिस होता है उसके अंदर बैक्टीरिया इन्वेट करेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल, बहुत आसान सा, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब हम लोग इसको जरा डिस्कस भी कर लेते हैं कि इसके अंदर उसने क्या क्या चीजें बताई हुई हैं, यानी क्या क्या मसले होंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिंजाइटिस है, कोशिश करते हैं यहीं पे ये पूरा आ जाए, नहीं आता तो फिर हम इसको रेस कर लेते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिंजाइटिस के अंदर वो कहता है कि मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है, और फिर ऑब्स्ट्रक्शन के भी आगे डिफरेंट कॉजेज होंगे ना, डिफरेंट रीजंस होंगी कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों है। अगर तो ये एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो ये कोलीलिथियासिस यानी आपके जो गाल स्टोन्स होते हैं, कोलीलिथियासिस जो है उस वजह से हो सकता है, यानी वहां पे स्टोन्स हैं उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया बाइल डक्ट को, या कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है और वो मेलिग्नेंट ट्यूमर उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। या नंबर 3 वो कहता है कि पोस्ट सर्जिकल, समटाइम ये होता है कि सर्जरी के बाद से वहां पे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे वो नैरो सा होता है, चूंच की तरह का। सो पोस्ट सर्जिकल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो सकती है और वो स्ट्रक्चर उसको ब्लॉक कर देगा। ये रीजन हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन की। दूसरी बात में बेटे के वो जो ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें वो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन आपके पास जो है वो हो सकती हैं बिलरी एटरीजिया, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इस तरह हम लोग कहें सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और नंबर 3 वो कहता है कि कोई कोलोडक्टल सिस्ट है वो भी कर सकती है। उसके बाद सिंड्रोम जैसे कि इनसफिशिएंट इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट्स हैं तो वो कॉज कर सकती हैं, या बिलरी सिरोसिस भी कर सकती है। तो ये मैं आपको जरा जो है वो रेज करके बताती हूँ। सो हमने यहाँ तक कहा कि कॉलिस्टेसिस का क्या मतलब है, जब बाइल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बहुत सारी रीजन हो सकती हैं और ओवरऑल मॉर्फोलॉजी यही होगी कि हिपैटोसाइट्स के अंदर बाइल पिगमेंट्स होंगे, बाइल ड्रॉपलेट होंगे और इस तरह की सारी चीजें होंगी। ये जो कॉलिस्टेसिस था, इस कॉलिस्टेसिस में हम लोगों ने सबसे पहली जो टाइप है उसको डिस्कस करना शुरू किया और हमने कहा कि कॉलिस्टेसिस में सबसे पहली जो कॉज हो सकती है वो हो सकती है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलिस्टेसिस, यानी कॉलिस्टेसिस किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई हुई है, एंड असेंडिंग कोलिंजाइटिस के उसके अंदर साथ में कोई असेंडिंग इन्फेक्शन भी शुरू हो गया है, ठीक है, असेंडिंग कोलिंजाइटिस शुरू हो गया। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये मोस्ट कॉमनली किन रीजंस की वजह से डेवलप होती है, तो नंबर 1 हमने कहा एक्स्ट्रा हिपैटिक रीजंस के अंदर आपके पास आ सकते हैं कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस का क्या मतलब है कि गॉल स्टोन्स हैं और उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है। नंबर 2 जो है वो कोई भी मेलिग्नेंसी हो सकती है और उस मेलिग्नेंसी से ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। या नंबर 3 वो कहता है कि सर्जरी के बाद भी समटाइम ऐसे हो जाता है, सो पोस्ट सर्जिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकते हैं जो कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम्स या कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, नंबर 1 बिलरी एटरीजिया, उसके अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। नंबर 2 कहता है कि आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो वो भी वहां पे थिक सा म्यूकस बनाती है और वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है। या कोई भी कोलोडक्टल सिस्ट जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। अगर हम लोग इंट्राहिपैटिक कॉजेस की बात करें तो इंट्राहिपैटिक कॉजेस के अंदर ये हो सकता है कि इनसफिशिएंट इंट्राहिपैटिक बाइल डक्ट्स हों, यानी हेरिडिटरी इनसफिशिएंट बाइल डक्ट्स हों, यानी बाइल डक्ट से कम है तो फिर वो बाइल को कैसे एक्सक्रीट करेंगी बॉडी से। या इसके अलावा अगर ये बहुत प्रोलॉन्ग होगा तो बिलरी सिरोसिस भी इसकी रीजन हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की ये कॉजेज हैं। और नंबर 2 हमने कहा कि साथ में असेंडिंग कोलिंजाइटिस भी होगा, तो असेंडिंग कोलिंजाइटिस जो है वो उसकी क्या रीजन हो सकती हैं। सो असेंडिंग कोलिंजाइटिस से बेटे वो ये बात कहता है कि कॉलिस्टेसिस तो था ही था, उस कॉलिस्टेसिस के अंदर ना बैक्टीरियल इन्वेजन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो होता यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वहां पे सेकेंडरली बैक्टीरिया इन्वेड करता है, और जब बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो हम कहते हैं कि ये असेंडिंग कोलिंजाइटिस है। जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सुपरेटिव होते हैं और इनमें भी ज्यादातर मोस्ट कॉमनली आपके पास जो कॉलीफॉर्म्स हैं वो हो सकते हैं या इंटेरोकोकाई हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा साथ में इन्फेक्शन भी है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। तो जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन वाले तो होंगे ही होंगे, यानी उसको जॉन्डिस तो होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से साथ में उसको फीवर भी होगा, ठीक है। सो पेशेंट को जो है वो फीवर होगा, बहुत ज्यादा चिल्स यानी उसको ठंड लग रही होगी, साथ में उसको एब्डोमिनल पेन होगा और जॉन्डिस भी होगा।
होगा। सो ये इन्फेक्शन की भी आ जाती हैं। वो बहुत सिवियर होगा तो इसको हम सुपरेटिव कोलेंजाइटिस कहते हैं। और अगर हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वो कहता है कि अगर तो ये एक्स्ट्रा हिपैटिक है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसकी अर्ली डायग्नोसिस भी हो जाती है और इसके पास जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है। लेकिन अगर ये इंट्रा हिपैटिक हुआ तो तब आपके पास जो है वो बुरी बात है, क्योंकि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बल्कि सर्जरी करने से डिजीज फर्दर वर्सन भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। सिम्टम एंड ट्रीटमेंट के बाद बेटे वो इसी की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करता है। सो मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम लोग देखें तो मॉर्फोलॉजी में आपने इसका हॉलमार्क याद रखना है। जाहिर है बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से जो बाइल डक्ट्स होती हैं वो डायलेट हुई होंगी, वो तो है ही है। लेकिन चूंकि हमने कहा कि इन्फेक्शन भी है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे, और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में भी एक्यूट इन्फेक्शन है, इनिशियल स्टेजेस में है, तो न्यूट्रोफिल्स होंगे, और इसी चीज को वो हॉलमार्क कहता है। वो कहता है इसकी मॉर्फोलॉजी का हॉलमार्क ये है कि पेरीडक्टर न्यूट्रोफिल का इन्फ्लक्स हो रहा होगा बहुत ज्यादा बाइल डक्ट एपिथेलियम और ल्यूमन की तरफ। सो बाइल डक्ट एपिथेलियम में और ल्यूमन में बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होंगे, और ये इसकी मॉर्फोलॉजी का हॉलमार्क है। दूसरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम लोग डिस्कस करें तो उसमें वो कहता है कि आपके पास जो डक्ट्यूलर डायलिटेशन होगी, यानी जो डक्ट्स हैं वो डायलेट हुई होंगी। डक्ट्यूलर रिएक्शन होगा, किसको कहते हैं, जब आपके स्टेम सेल्स वहां पे आके रीजनरेशन कर रहे हों, और काफी ज्यादा न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, और यही जो न्यूट्रोफिल्स है ये तो इसका हॉलमार्क है। उसके बाद कहता है कि अगर आपने इसको ना करेक्ट किया या ट्रीट ना किया तो ये क्रॉनिक फेसेस में जाएगा। क्रॉनिक फेसेस में भी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, डक्ट्यूलर रिएक्शन मिलेंगे, उसके अलावा पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस क्रॉनिक केसेस में स्टार्ट हो जाएगी। बहुत एक्सटेंसिव अगर डिजीज होगा तो वही फीदरी डीजेनरेशन होगी बेटे, और हमारे पास जो है वो पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट में सिस्टो स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी, और साथ में मेलोरी डेंक बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, और मेलोरी डेंक बॉडीज के बाद कुछ एरियाज जो हैं वो इन्फेक्शन के भी हमें नजर आएंगे। सो ये सारी की सारी मॉर्फोलॉजी है जो आपको कोलेस्टेसिस अलॉन्ग विद असेंडिंग कोलेंजाइटिस में मिलेगी। सो कोलेस्टेसिस एंड असेंडिंग कोलेंजाइटिस का क्या मतलब है कि जब दोनों कंडीशंस हो, कोलेस्टेसिस भी हो यानी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो, लेकिन साथ में वहां पे प्राइमरी इन्फेक्शन भी हो बैक्टीरिया की वजह से, एंटेरोकोकाई वगैरह की वजह से। सिम्टम्स कैसे होंगे, जॉन्डिस होगा, फीवर होगा, चिल्स, पेन्स, और साथ में जॉन्डिस तो होगा ही होगा। ट्रीटमेंट अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक है तो हम लोग सर्जरी करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं और इन्फेक्शन क्योर हो जाता है एंटीबायोटिक की मदद से, लेकिन इंट्रा हेपेटिक है तो सर्जरी मुश्किल है। मॉर्फोलॉजी किस तरह से होती है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की मॉर्फोलॉजी उसका हॉलमार्क होगा, यानी उसके अंदर न्यूट्रोफिलिक सेल्स इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आपको मिलेगी, साथ बैक्टीरियल रिएक्शंस होंगे, और क्रॉनिक केसेस में फाइब्रोसिस, मेलोरी डंक बॉडीज और इन्फेक्शन भी मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोलेस्टेसिस। अब नेक्स्ट में हम लोग न्यूनेटल कोलेस्टेसिस या बिलियरी अटरीजिया या जो ऑटो इम्यून कोलेस्टेसिस है उसको डिस्कस करेंगे।